हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं एसके ठाकुर जो सिखाता हूँ आपको मैथमेटिक्स। और आज हम मैथमेटिक्स सीखने के दौरान मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि LNMU दरभंगा का जो एग्जामिनेशन होता है बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर के मॉडर्न अलजेब्रा जो कि पेपर 6 है। कौन सा पेपर है सर? पेपर 6 कंप्लीटली 90 मार्क्स का। वैसे 100 मार्क्स का ही है, उसी में से 10 नंबर का जो है वाइवा होता है। तो बच्चे सबको बेसब्री से इंतजार था सर कि PYQ आप 2022 का नहीं करवा दिए सर। ये तो नाइंसाफी हो गई। भाई मेरी नाइंसाफी वाली कोई बात नहीं थी। हम और भी दूसरे कोर्सेज में थोड़ी सी व्यस्तता थी हमारी, इसीलिए हम इसका वीडियो लेके नहीं आ रहे थे। आज आपके सामने इसका वीडियो प्रस्तुत है। आप लोग पैनिक ना होए, आप ही ने हमें प्यार देके ठाकुर सर बनाया है, तो आपके प्यार को हम भूलने नहीं देंगे और आपको प्यास रहेगी। तो शुरुआत, अच्छा एक चीज और आपको बताते चलो यहाँ पर शुरुआती केस में कि भाई साहब ये मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी नाम से आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारा प्यारा सा वेबसाइट भी है, ठाकुर सर अकेडमी, ठाकुर सर अकेडमी .in। इस वेबसाइट पर भी जा करके आप हमारे ढेर सारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे यहाँ 12th का, 11th का, JEE का, BSc के कोर्सेज, CUT कोर्स, सभी कोर्स में लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्स पर अच्छे अच्छे डिस्काउंट रहते हैं और फ्री कंटेंट आपको जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है उसका PDF नोट्स फ्री में मिलेगा। कौन सा वाला सर? यूट्यूब पे जो क्लासेस होते हैं का PDF नोट्स आपको फ्री में हम पर। जो भी कोर्स के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे हो तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। कॉल। तब अब बात करते हैं हम लोग सर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। हमने सोचा था कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले ही हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन 20 का और 18 का मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही है। इसलिए हम जल्दी से वीडियो भी नहीं ला रहे थे कि भाई रिपीटेड क्वेश्चन बच्चे लोग खुद कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि नहीं सर, आना तो आप ही को पड़ेगा। भाई चलो, आपके सेवा में हम हाजिर हैं। और कह रहा है डिफाइन करने के लिए रिलेशन ऑफ कंजुगेसी ऑन अ ग्रुप। ग्रुप पर रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। और जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पाएंगे। 2018 का जो PYQ है क्वेश्चन नंबर का ये वही सेम है, मतलब 2018 का पहला का ही 2020 का पहला, 2022 का पहला। हाँ मैंने प्रूफ किया है 2018 के PYQ में 18 और 2022 का पहला का। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है सर, फाइंड ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट आबिलियन ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप अगर फाइनाइट आबिलियन ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या क्या हो सकता है वो आपको देखो ध्यान से। यहां पर से हम लोग एफ ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन ही होता है इस फंक्शन के फॉर्म में। एफ अपने पास में दिया हुआ है सर, FA-T2 फाइन कर रहा है। जो मैपिंग है इस मैपिंग का वैल्यू हमने माना FAX बराबर A इनवर्स X, A फॉर ऑल X बिलोंग। ये जो है ना ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन, तो इस फंक्शन का इस्तेमाल मैंने अपने मन से जादू भरी बातें नहीं कर लिया। जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, उसके डिफिनीशन ही ये होते हैं। कोई फंक्शन इस फॉर्म में होता है वो अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो बोलते हैं इनर। ये फंक्शन एफ एक्स बराबर में ए इनवर्स एक्स ए, यहाँ पर एक्स जो है वो बीच में बिठा दीजिएगा और ए राइट में ए इनवर्स। हाँ सर, जी यहाँ पर कह रहा है जब अपने पास में कह रहा है क्या कि जी आबिलियन है, हमें यहाँ कह रहा है सिंस आबिलियन है। सर जब जी आबिलियन है ही दिया ही हुआ है
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, आबिलिन का मतलब होता है बंधु, आबिलिन का मतलब होता है कि दो एलिमेंट अगर पकड़ते हो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते, मतलब ए बी बराबर बी ए होता है तो उसको हम लोग आबिलिन है। और हमारा डिफिनीशन है एफ ए एक्स बराबर में ए इनवर्स एक्स ए है। हमने यहाँ पर एक्स और ए को साथ में कर दिया। देखो आपने कहा कि एक्स बिलोंग्स करता है जी, ए भी किसका मेंबर है, G का ही है। स्वाभाविक सा बात है सर, एक्स ए को ए एक्स लिखा जा सकता है, इसको उल्टा कर सकते तो हम बी ए बना सकते, क्या कर दिए, अब इस दोनों को साथ कर दिए, इस लॉ के हिसाब से साथ कर दिए, ये बन गया आइडेंटिटी। एक्स से एक्स का प्रोडक्ट करे, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब आपने क्या देखा, एफ ए एक्स बराबर में एक्स हो रहा, इसका मतलब एफ ए जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो, जो यहाँ डाल तो रिजल्ट वही आता है, उस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी। तो हमने आबिलिन ग्रुप को फॉलो करते हुए जब फंक्शन का वैल्यू निकाला, का वैल्यू कितना आया सर, एफ ए एक्स बराबर एफ एक्स बराबर में एक्स आया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि एफ ए टू एफ ए ई टू जी है, ये मैपिंग है या इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो, मैपिंग भी बोल सकते हैं आप, या इसको बोल सकते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म है का इस्तेमाल करके। आइए सर दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है भाई देखो कि प्रूव दैट फॉर ए फाइनाइट ग्रुप जी फाइनाइट ग्रुप है, जी बट्टा जेड जी जो है वो साइक्लिक अगर है तो जी है। अब ये चीज आपको याद रखना भैया, देखो यहां पर जो है ये जो लिखा है अपने पास में जी बाई जेड जी, तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, जी बट्टा में जेड जी, जेड बाई जेड भी लिख सकते। ये जो जेड जी होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, बेसिक क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप होता है। एक यही हुआ सेंटर ऑफ जी बट्टा सेंटर ऑफ ग्रुप जो है, अगर साइक्लिक है तो जी, ई बाई जेड जो है ना वो साइक्लिक ग्रुप है, हमने दिया हुआ है, तो यह साइक्लिक ग्रुप है, तो प्रूफ करना है कि जी आबिलियन। तो जेड जी जो है वो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी बाई जेड हम मान लिया, साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना तो उसका जनरेटर होगा ना। हाँ साइक्लिक ग्रुप का मतलब ही होता है कि टी ग्रुप जी का कोई एक मेंबर होगा जिसके पावर के फॉर्म में उस ग्रुप के सारे मेंबर को लिख सकते हैं, कहलाता है। यहाँ पर जी क्या है, सम एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल जी जो है, ये जेड जी जो हुआ ना, जी जो है ऊपर है किसका, जेड जी क्यों लिए सर, कि देखो ये कोसेंट ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप में एलिमेंट या तो जेड प्लस फॉर्म में होता है, जेड इंटू, दो एलिमेंट ए और बी जी से पकड़ लिए, तो हमें प्रूफ करना है कि जी आबिलियन है, इसका मतलब आपको प्रूफ करना होगा ए बी बराबर बी ए होगा। ए बिलोंग्स करता है जी से, कहा मैंने ए बिलोंग्स करता है जी से, तो जेड ए जी बाई जेड से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि आपने देखा है कि अगर जी जी जो है जी से बिलोंग्स करता है तो जेड इंटू जी जेड से, तब ये मेंबर वो अगर जेड का मेंबर होगा, ये जी ए मेंबर अगर जी का मेंबर है तो इसका मतलब जेड ए जो है वो जी बाई जेड का मेंबर होगा। बट यहाँ पर कह रहा है कि जी बाई जेड जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर जेड जी होगा। अगर जेड जी है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप के मेंबर को हम उस जेड जी के पावर के लिख सकते हैं। इसका मतलब जेड ए जो है वो जेड जी के पावर के फॉर्म में लिखा जाए, जेड जी का पावर एम का मतलब जेड जी का प्रोडक्ट एम टाइम्स। याद करिए जब कभी भी आप पढ़ते हैं यहाँ पर कोसेंट ग्रुप का प्रोडक्ट या कोसेट का प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एच ए एच बी का प्रोडक्ट मतलब होता है एच ए बी, ना कि स्क्वायर एच एच का नहीं होता प्लस। कोसेंट ग्रुप का अगर एलिमेंट होगा इसमें
तो प्रोडक्ट का मतलब एलिमेंट का प्रोडक्ट का मतलब जी 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 एम टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एक ही जेड यहां पर लिख। सिंस ए बिलोंग्स करता है जेड ए से, ए बिलोंग्स करता है किससे, जेड ए। तो जेड ए बराबर जी, जेड ए बराबर में लिख सकते हैं जेड जी का पावर एम। जेड ए बराबर है ना जेड जी के पावर एम, ये हमारे पास में है। ये मेंबर कौन है, मेंबर का मतलब ए ऑल्सो बिलोंग्स, ये दोनों आपस में बराबर है। इसके पास जो एलिमेंट होगा इसके पास होगा, का मतलब ए बिलोंग्स करता है जेड जी का पावर। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ए बराबर में जेड वन जी के पावर एम लिख, ये जेड जी जो है ग्रुप का मेंबर है, तो बहुत सारे एलिमेंट होगा। मान लो जेड वन जी का पावर एम होगा, का पावर एम होगा, पावर एम होगा, तो सेट है क्वेश्चन ग्रुप। हाँ क्वेश्चन ग्रुप का सेट है। ये हमने कहा कि इसका एक मेंबर है जेड वन, की जगह पर जेड वन का पावर एम लिख दिया। सिमिलरली बी बिलोंग्स करता है जेड टू जी के पावर एन से, एम के ये था, इससे ए जेड जी के पावर एम से, अब हम कहें जेड जी के पावर एन से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेड टू है, जेड जेड टू वो बिलोंग करता है किससे, जेड से। ए बराबर जेड वन का पावर जेड वन इंटू का पावर एम है। हमने कहा बी बराबर जेड टू इंटू पावर एन है। अब करते क्या चाहिए हम लोग यहाँ से, ए इंटू बी निकालते दोनों का प्रोडक्ट। ए इंटू बी से हमें लाना है कितना, जब इंटू करने जाएंगे तो जेड वन इंटू जेड टू जाएगा, और जी का पावर एम इंटू का पावर, क्या भाई। अब ये कह सकते हो जी जी बेस सेम है तो पावर सम हो गया। अगेन जब बी ए निकालने गए तो पहले बी का एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट लिख दिया, जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड वन लिख दिया, का पावर एन इंटू जी का पावर एम हो। अब चूंकि जेड सेंटर ऑफ ग्रुप होता है तो सेंटर ऑफ ग्रुप में हमेशा डिफिनेशन ही होता है सेंटर ग्रुप का, कि जेड वन इंटू जेड टू बराबर जेड टू इंटू जेड वन। हम इसको उल्टा करके लिख सकते, लिख दिए। का मतलब ए बी का वैल्यू बी ए का वैल्यू दोनों देखो सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये आबिलियन। आइए सर, कहता है अगले क्वेश्चन में टू का बी में, शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज आबिलियन इफ पी इज प्राइम। पी अगर प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है, इस ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर होगा। प्राइम नंबर का मतलब तीन, दो है, पांच है, सात है, का मतलब वो ग्रुप हमेशा कैसा होगा, आबिलियन। क्या भाई, इसके प्रूफ के दुनिया में चलिएगा, तो प्रूफ के दुनिया में जब चल पड़े हम लोग, हमें दिया हुआ है कि भैया ओ जी बराबर पी का पावर टू स्क्वायर, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर से जी आबिलियन है। आबिलियन प्रूफ करने के बस हमें कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना, ठीक। तो वी हैव टू प्रूव दैट इज आबिलियन। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि सेंटर जेड बराबर जी, कि सेंटर जेड बराबर जी प्रूफ करेंगे। इसका मतलब देखो जी जो सेंटर जो होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप, वो हमेशा आबिलियन ही होता है। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रुप बराबर जी बोल दिए तो सेंटर ऑफ ग्रुप जेड जो है वो आबिलियन हो तो ऑटोमेटिक, तो जी भी आबिलियन हो। यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो बराबर कितना हो जाए सर, जेड जो है वो हम लिया जेड बिलोंग्स टू जी, जेड एक्स बराबर कितना एक्स जेड, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है किस, तो हम लोग जानते हैं भाई कि ओ जी बराबर पी के पावर एन होता है, जेड नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ये थ्योरम आपके पास पहले हुआ है वैक्यूम में, ओ जी बराबर पी का पावर एन है, अगर प्राइम नंबर है सेंटर ऑफ ग्रुप के, जेड जो है तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर नहीं होता है, या 20 में ग्रुप बी हुआ। इसका मतलब यहाँ पर से समझ लो कि जेड के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, तो होता ही नहीं है, ठीक। का मतलब ओजेड जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूंकि ओजेड जो होता है वो डिवाइजर ऑफ ओजी होता है, थ्योरम भी है। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ओजी ऑफ ग्रुप, का मतलब ओजेड जो है वो डिवाइजर होगा किसका, पी स्क्वायर का।
ओ जी हमें पी स्क्वायर दिया हुआ है। ओ जेड के पास अगर देखो कोई नंबर है पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर दो ही चीज से डिवाइड हो सकता है, खुद पी से, एक किससे, एक पी से, एक पी स्क्वायर से। कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को आप जो है खुद से, या फिर इसका स्क्वायर है तो आप देखो, जैसे जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, बस यही केस बन सकता है। इसका मतलब ओ जेड बराबर में जो है वो या तो पी होगा चाहे पी स्क्वायर। अब ओ जेड बराबर पी स्क्वायर हमने लिया, जब जब ओ जेड बराबर पी स्क्वायर लिया, का मतलब हम कह सकते हैं ओ जेड बराबर ओ जी हो गया, बराबर ओ जी हो गया। का मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो बराबर हो गया किसके, दोनों के पास सेम एलिमेंट हो गया। का मतलब जी जो है वो सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ को, तो जी हो गया क्या चीज सर, यहाँ पर से क्या बन गया, आबिलिंग ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर था, आबिलिंग ग्रुप बन गया। ठीक, का मतलब यहाँ पर से हम ये बात कर रहे थे कि पी स्क्वायर जब है तो आबिलिंग ग्रुप बन रहा। अब पी वाले केस में देखते हैं, पी में भी अगर आबिलिंग ग्रुप बन जाएगा तो काम खराब हो सकता है, तो बात। या फिर तुम इतना पर भी छोड़ सकते हो, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आबिलिंग होगा, काम खत्म। लेकिन ये प्रूफ कर दीजिएगा, शायद बेहतर हो कि दो केस आपने कहा था, एक केस में तो आपने पी स्क्वायर में प्रूफ कर दिया, लेकिन पी में भी तो प्रूफ करना है। तो ओ जेड बराबर पी लिखा हुआ है, हमने कहा कि ओ जेड बराबर पी मान लिया, किया हुआ। दो केस था, पी स्क्वायर वाला एक था, एक पी वाला था। पी स्क्वायर वाला काम तो हम लोग कर चुके हैं, अब पी वाला काम करने, तो हमें प्रूफ करना है कि जेड जो है उस, हम ये भी जानते हैं कि भाई जेड जो है वो सब ग्रुप होगा किसका, जी। वही बात है कि जेड जो होता है, जेड जो होता है वो जी के ही मेंबर से लेके बनता है। अब जी के मेंबर के लेके बनता है, जी के पास जितना एलिमेंट नहीं है, जितना एलिमेंट जी के पास है उतना एलिमेंट जेड के पास नहीं है फिलहाल। क्या मतलब हम कह सकते हैं कि जेड जो है वो सब ग्रुप होगा। इक्वल वाली बात तो यहाँ हो नहीं रही है कि पी के पास जो है ना, ओ जेड बराबर ओ जेड जो है लेस देन इक्वल टू ओ जी है। जेड का मेंबर जो या तो पी होगा चाहे पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर तो है के पास मेंबर ऑफ मेंबर स्क्वायर, यहाँ तो पी है, इसका मतलब लेस देन है, यहाँ पर पी लिए हैं। अब पी स्क्वायर जी का मेंबर क्या होगा नहीं, ये सब बात है सर। ए बिलोंग्स कर रहा है जी से, और लेकिन हमने कहा कि ए बिलोंग्स है, सबसेट है ना, सबसेट है, इसका मतलब कम एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट हमने ऐसा मान लिया ए, ये तो है इन जेड से। अब ये मान लिया कि एन ए क्या है सर, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, एन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। ए बिलोंग्स करता है एन ए से, एन ए का प्रॉपर्टी होता है एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग्स करता है जी से। का मतलब ये हुआ कि भैया एक्स, अगर एक्स बराबर एक्स से कह रहे हो तो ए बिलोंग्स करता है एन ए से। उल्टा पढ़ देते हो, अगर एक्स से बराबर एक्स तो एक्स भी बिलोंग्स करता है एन ए से, दोनों बिलोंग्स करते हैं। का मतलब अच्छा ये भी ये जानते हो यहाँ पर से कि जेड जो है वो सबसेट होता है किसका। अब बताओ ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होगा सर, तो जेड से बड़ा होगा, जेड सबसेट है, का मतलब जेड के पास कम मेंबर होगा, क्या होगा, और एलिमेंट के मामले में वो एन ए जो है वो पी से बड़ा हो गया। और चूंकि वो एन ए जो है वो डिवाइजर होता है ओ जी का, वो एन ए डिवाइजर होता है ओ जी का मतलब ओ एन ए जो है डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर होगा, मतलब पी स्क्वायर है सर। का मतलब ओ एन ए बराबर ओ जी होगा, ओ एन ए डिवाइजर है पी स्क्वायर का मतलब ओ एन ए जो होगा बराबर ओ जी होगा, जो कि कंट्राडिक्ट हो। का मतलब ओ एन ए पी के, ओ एन ए का मेंबर मतलब ऑर्डर ऑफ एन ए जो पी के बराबर, यहाँ से इसका मतलब कह सकते हैं ओ जेड जो है वो पी के बराबर नहीं, ओ जेड बराबर पी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओ जेड बराबर ओ जी नहीं होगा, वही नहीं ना। का मतलब कह सकते हैं बराबर जी, का मतलब कह सकते हो
जेड बराबर जी, सॉरी जेड बराबर जी नहीं, इसका मतलब जी अबेलियन ग्रुप, जेड बराबर जी होगा तो अबेलियन होगा, यहाँ नहीं है तो नहीं होगा अबेलियन ग्रुप का। मतलब सिर्फ एक ही केस पी स्क्वायर वाला केस, तो जी बराबर पी स्क्वायर है तो जी अबेलियन। अगर आपको ये केस भारी लग रहा है, गलत लग रहा है, आप एग्जामिनेशन में इतना पर भी छोड़ सकते, आप एग्जाम में इतना पर भी छोड़ सकते, अबेलियन ग्रुप आपने यहाँ प्रूफ कर दिया है, इतना पर भी आप स्किप, समझ रहे हो बात। फिर पुटुक पुटुक मैसेज मत करना हमको व्हाट्सएप पे, ये क्या वो। आइए सर, हमारे पास जो है साइलो फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करना है ग्रुप जी के लिए। यहाँ पर से आप देखो भैया, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2018 का जो PYQ है का क्वेश्चन, 22 का। इसलिए बोल रहे थे ना कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको अलग से मेहनत नहीं करना है, आप सिर्फ 2020 का वही क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस करके जाइएगा जो पहले 18 और 20 में पूछा हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, इतना से भी आपका काम। तो फालतू में पैनिक होता है तो उतना भारी एग्जाम, लेकिन बोलेंगे तो आप ट्रस्ट कीजिएगा नहीं, बताना पड़ेगा। देखो फिर इसको आर सर अपने पास में इंटीग्रल डोमेन है तो प्रूफ करना आर एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 का दिख जाएगा, 4 का बी में, 2022 का ए में पूछ रही है, फेर का काम चल रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑन क्या चीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग। ये भी क्वेश्चन देखो 2018 का 4 का ए है। देखो 2018 का जो 4 का ए था 2022 के 4 बी में पूछ दिया, तो 2018 का 4 का बी था 2022 के 4 ए में पूछ दिया, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, क्वेश्चन सेम ही। ठीक, अगला क्वेश्चन अपने पास में, प्रूव दैट एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। प्रूफ करना है कि हर एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन। हम लोग ये जानते हैं किसी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर में एवरी रिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। डिफिनीशन होता है प्रिंसिपल आइडियल का भैया, ये जो भी एलिमेंट होगा है, एवरी रिड्यूसिबल एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट आप जितना भी आप ब्रेक कर सकते हैं, जितना भी एलिमेंट को आप ब्रेक कर सकते हो वो सारे एलिमेंट्स प्राइम फैक्टर में ब्रेक। तब आपको प्रूफ करना है भैया कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन। प्रूफ दैट हर एक प्रिंसिपल आइडियल जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये पता है तो आपको ये। हमने कहा डी एक प्रिंसिपल आइडियल है एंड डी का एक मेंबर है कौन, ए, डी का ही एक मेंबर है ए। तो कैसा एलिमेंट है सर, नन जीरो एलिमेंट है, नन जीरो नन यूनिट एलिमेंट, तब वो जीरो भी नहीं है और एक भी नहीं, लेकिन डी का मेंबर है। तब हम यहां से प्रूफ करेंगे ए जो है ए वो प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, मतलब ए को हम ब्रेक करेंगे तो टूटेगा नहीं, अभी तो यूनिक होगा। यूनिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपने कहा 3 यूनिक फैक्टर है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 3 गुना 1 बस, लेकिन इसको फैक्टर करना नहीं बोलते हैं। अब देखो 3 का यूनिक फैक्टर होगा सिर्फ 3, या 3 गुना 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं। तो हम 8 की बात करें तो 8 का हो सकता है 4 गुने 2, या फिर क्या चीज लिख सकते हो इसमें, 8 में 4 गुने 2 बोल सकते हो, 2 गुने 4 बोल सकते हो, ये दोनों तो सेम ही बात हो गया। दूसरा लेके देखो, 16 का लेके देखो, 4 गुने 4 लिख सकते हो, 2 गुने 8 लिख सकते हो, ये 2 फैक्टर बना रहा है हमें आप, ये भैया यूनिक फैक्टर होना चाहिए। यूनिक फैक्टर का मतलब हुआ सिर्फ एक ही फैक्टर संभव। हम यहाँ पर कह रहे हैं इफ पॉसिबल, उल्टा केस, अगर संभव है तो कह रहे हैं कि ए बी नॉट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। आप ए को तोड़ते हो टू के फॉर्म, एलिमेंट जो है इरिड्यूसिबल है, मतलब उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। आपने देखा अभी कि 16 के बारे में कहा, 16 को लिख सकते हैं 8 गुने 2, इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 गुने 2 का, मतलब ये यूनिक फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। यूनिक फैक्टराइजेशन प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा ब्रेक किया जा सकता। यूनिक फैक्टर दिखाने के लिए हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट ब्रेक नहीं करना है।
ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट में ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, तो ए का वैल्यू जो होगा ऐसे लिखा जाए कि उसको ब्रेक नहीं किया। रिड्यूसिबल का मतलब ब्रेक कर सकते हैं, इरिड्यूसिबल का मतलब ब्रेक नहीं। हमने अब उल्टा केस लिया, बाद में बोलेंगे अब कंट्राडिक्ट हो रहा है भाई। ए जो है वो नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, ए जो है इरिड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म नहीं है, मान लिया। का मतलब ए इज नॉट एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट, so there are two नॉन यूनिट एलिमेंट, नॉन यूनिट्स है। एक का नाम रखा A1 और एक का नाम रखा A2 जो बिलोंग्स करता है डी से। मतलब हमने कहा कि अब ए जो है वो इरिड्यूसिबल नहीं है, मतलब इसको तोड़ा जा सकता। हमने दो एलिमेंट मान लिया, A1 और A1 डैश का मेंबर, दोनों में से कोई भी एलिमेंट एक के टर्म में नहीं। इस प्रकार से है कि भैया A इज इक्वल टू कितना, A1 इंटू ए डैश, और एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है A1 जो है वो A1 इज ए प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख, से कोई एक एलिमेंट कम से कम क्या हो, पूरा नहीं। ठीक ठीक, क्या A1 को हमने कहा तोड़ा नहीं जा सकता है, तो सिंस ए डैश जो है, यानी कि ए डैश जो है ये, और ये नहीं, ये जो ए डैश है जिसको हमने इनटू में लिखा है, इसको तोड़ नहीं सकते। ये ए डैश है वो यूनिट एलिमेंट भी नहीं है, ऊपर में लिख लिया था नॉन यूनिट का, मतलब एक सबसेट नहीं बनेगा किसका, क्योंकि A1 जो है नॉट प्रोडक्ट ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट, A1 को तोड़ा ही नहीं जा सकता। और आपने कह दिया यहाँ पर कि ए को हम तोड़ सकते हैं A1 इंटू का, मतलब उसका सबसेट नहीं बन पाएगा। सिमिलरली A2 के साथ भी होगा, सिमिलरली A2 भी प्रोडक्ट के फॉर्म में इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल्स। ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे स्ट्रिक्टली इनफाइनाइट तक, ये तोड़ते चलेंगे इनफाइनाइट तक। मतलब ए सबसेट का A1 सबसेट नहीं होगा A2 का, A2 सबसेट नहीं होगा A3 का, अप टू इनफाइनाइट के अंदर में, जो कि कंट्राडिक्ट रिड्यूसिबल है। हाँ तो बता रहा है सबसेट तोड़ेंगे, टूटा कहाँ तब, ही नहीं ठीक हो गया, इसका मतलब है वो पल आइडियल। और सिंस यहाँ पर डी जो है विच इज कंट्राडिक्ट, जो डी प्रिंसिपल आइडियल है उसका कंट्राडिक्ट हो गया, उल्टा हो गया। क्या मतलब हम कह सकते हैं ए हैज एन इरिड्यूसिबल फैक्टर्स फैक्टराइजेशन बड़ी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एक फैक्टराइजेशन डोमेन, मतलब हम कुछ किया पाया, मतलब ए जो है आइए सर। अब कहता है एवरी फील्ड, एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। ये भी क्वेश्चन 2018 का है, क्वेश्चन 5 है, 18 में 5 है, 22 में थोड़ा लंबा भी है, 7-8 स्लाइड देख लीजिएगा, प्रैक्टिस किए होंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इससे पहले ही। क्या है भैया कि सी ए बी अगर है तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल प्लस फंक्शन है, कहते हैं ये फॉर्म करता है एक वेक्टर द पॉइंट वाइज का 7 का 18-22 में बहुत सारा हो सकता है, 20 में और 24 में बहुत सारा कुछ, 8 मत बांध लेना, पढ़ लेना साल का 22। ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, ये तो अक्सर रिपीट क्वेश्चन है ये। 1 3 2 और 1 -7 -8 2 1 माइनस जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट। तो 18 का क्वेश्चन आप देख पाओगे वहां पर, 7 का भी, 7 का 22, 7 का है, और 18 का 7 का बी, 22 का 7 का बी। अपने पास अगला क्वेश्चन आ चुका है सर कि बेसिस इज नॉट यूनिक, ये हमें प्रूफ करना है किसी वेक्टर के लिए, और एक एग्जाम्पल भी आपको सपोर्ट में
एग्जाम्पल बता देना, आप जो प्रूफ कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, तब को रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार ये हमें देख अभी तक के एग्जाम से पहली बार टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते, तो कभी कभार एक आध बार आ चुका। बेसिस जो होता है एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस होता है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, ठीक है। दैट वो सब वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और इसका स्पैन क्या होता है, वेक्टर स्पेस खुद भी। हमने यहाँ मान लिया कि डायमेंशन ऑफ भी जो है वो n है, यहाँ पर इसका मतलब हम कह सकते हैं देन n डायमेंशन भी, डायमेंशन ऑफ भी बराबर n है, देन n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस बिकॉज ऑफ बेसिस एक्सटेंशन थ्योरम। देखो कह रहा है डायमेंशन अगर भी का मतलब वहां पर n होंगे, ठीक है, जो बेसिस बनाएगा। थ्योरम है एक प्यारा सा, थ्योरम का नाम है एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। बेसिस थ्योरम में ये कहा जाता है every set of linearly independent vectors can add new vectors to make it basis। मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते उसमें हम लोग कैन ऐड न्यू वेक्टर्स, उसमें वेक्टर ऐड कर सकते हैं, न्यू वेक्टर्स को हम के अंदर में ऐड कर सकते हैं। इट इज यूटिलाइज फैक्ट दैट ऑल बेसिस आर इक्वल लेंथ। ये भी जरूरी चीज है अपने को याद रखना कि उस केस में जितना भी बेसिस होगा सबका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ऑल बेसिस हैव इक्वल लेंथ। तब हमें यहाँ पर से वी नीड नॉट वी ऐड एनी न्यू वेक्टर्स बिकॉज ऑलरेडी n ऑफ देम्स मीन्स दे फॉर्म अ बेसिस। तो वो खुद से एक बेसिस बना रहा है, तो हमें उसमें और n से ज्यादा एलिमेंट्स बढ़ाने की आवश्यकता, खुद बेसिस बना। बट वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि बेसिस जो है ऑलवेज एग्जिस्ट करता है लेकिन यूनिक। तो हमने मान लिया कि सर वी अज्यूम बेसिस एग्जिस्ट एंड दे आर नॉट यूनिक इन थ्योरम। थ्योरम में बेसिस एग्जिस्ट करता है लेकिन यहां पर से यूनिक, लेकिन सभी का लेंथ क्या अच्छी है, इक्वल है, हैव इक्वल लेंथ, सबका लेंथ, ठीक। बेसिस एग्जिस्ट करता है लेकिन यूनिक। अब ये चीज जेन्युइन है, उसके लिए एक एग्जाम्पल सपोर्ट में देना था। तो हमने माना कि भैया भी जो है वो सबसे सब स्पेस है किसका, आर के पावर एन का, जहां पर एन जो है वो सम एलिमेंट नंबर R2 है, R पर 2 3। इफ भी हैज, अगर भी बेसिस कंटेन करता है एग्जैक्टली आर वेक्टर्स का, तो हमने माना कहा कि भी जो है वेक्टर स्पेस है, भी जो है बेसिस बन रहा है, के पास एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है आर एलिमेंट्स। तो हर एक बेसिस जो होगा भी का वो कंटेन करता होगा एग्जैक्टली आर वेक्टर्स, हर एक बेसिस का आर वेक्टर कंटेन। इस केस में चॉइस ऑफ बेसिस, दैट इज चॉइस ऑफ बेसिस वेक्टर फॉर ए गिवन स्पेस इज, ये फिक्स नहीं है। अब भी वेक्टर भी जो है वो बन रहा है अपने पास में बेसिस बन रहा है, तो भी में जो स्केलर कंपोनेंट्स होगा आर, सॉरी वेक्टर्स जो होंगे आर वेक्टर्स, वो जरूरी थोड़ी कि फिक्स हो। आप देखो, अब जैसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं तो वेक्टर स्पेस का ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनाते हैं, तो हर केस में वेक्टर सेम ही रहता है, नहीं रहता है। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास में है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या इकलौता यही क्वेश्चन है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ इकलौता यही क्वेश्चन है, नहीं और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करो, डिपेंडेंट पर एक क्वेश्चन बोले, डिपेंडेंट पर एक ही क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन।
जितना क्वेश्चन उतना तरह का ये आएगा, इसका मतलब वो यूनिक नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, समझ रहे हो बात है, वो यूनिक नहीं। लेकिन नंबर ऑफ बेसिस जो होगा वेक्टर का वो यूनिक, तो वेक्टर्स यूनिक नहीं होंगे लेकिन हो जाएगा उसकी, समझ रहे हो बात। लीनियर कॉम्बिनेशन सबका एक ही रहता है, बेसिस सेम ही हो जाएगा लेकिन वेक्टर अलग अलग। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये जो क्वेश्चन हमने अभी करवाया जस्ट, ये क्या है, सिंगल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसके पीछे दिल लगी नहीं, तो कर लो प्रैक्टिस था। कहता प्रूफ दैट, सो दैट, यहां पर से प्रूफ करना हमें, सिंगल नॉन जीरो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब वैसा वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर लगा दो, नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। साथ में ये भी कहता प्रूफ करके, तो प्रूफ ने चेक करने के लिए कि 2√3 दो वेक्टर, 2 2 और √2 वो LI है, LI का मतलब इंडिपेंडेंट है, LI का मतलब यहाँ पर से जो लीनियरली आर, हमने यहाँ पर से S बराबर लिया सर, एक सबसेट है वेक्टर स्पेस ई का, और उसका एक एलिमेंट है अल्फा जो नॉट इक्वल टू जी, तो ये सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो वेक्टर ही होता है, वैसे नॉन जीरो वेक्टर है ये सिंगल एलिमेंट, आपको प्रूफ करना है कि हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हमने यहाँ पर से एक स्केलर बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंट करने प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ता है, सर वेक्टर v1 है तो लेमडा 1, वेक्टर v2 है तो लेमडा 2, प्रकार से लिख, कोई जरूरी नहीं बराबर जीरो, तो बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू जीरो हो गया डिपेंड, अगर जीरो नहीं हुआ तो डिपेंड। यहाँ पर से सर, यहाँ पर जो कहानी है अपने पास में वो हमें प्रूफ करना है, एक ही एलिमेंट है तो एक ही वेक्टर सिलेक्ट किया, क्या नाम रखा उसका, ए से मल्टीप्लाई किया वेक्टर का, वहाँ लेमडा दिखाया, यहाँ पर ए लिखा। अब देखो अल्फा यहाँ पर क्या था, नॉन जीरो था, तो अब दो का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा है, तो अगर ये कंफर्म है कि जीरो नहीं, तो दो को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो अभ्यास से बात है, प्रोडक्ट जीरो अगर लाना चाहते हो तो कोई एक तो जीरो होना ही चाहिए, अगर दूसरा जीरो नहीं का मतलब यहाँ पर से कह सकते हो तो हो गया। स्केलर पार्ट जब जीरो है, स्केलर पार्ट अगर जीरो है, क्या मतलब वेक्टर जो है वो अब दूसरा केस में चल रहे हम लोग, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, क्या सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहानी क्या है अपने पास में सर, तो एस हमारे पास में मान लिया जो दिया हुआ था उसका एस नाम रख लिया, ए और बी दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ये, एक ये वेक्टर, दो वेक्टर, एक का नाम रख लिया, दो स्केलर भी लेंगे तो एक का नाम रखा ए, दूसरा का नाम बी रखा, आप भी रख सकते। इसका लीनियर कम नॉन जीरो वेक्टर से याद रहे, ये दोनों क्या है, नॉन जीरो स्केलर्स है, नॉन जीरो स्केलर्स है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या चीज, ए इंटू भी इंटू पहला वेक्टर प्लस बी इंटू दूसरा वेक्टर, √2 हम इसमें कॉमन ले लिए, √2 जीरो के नीचे चला गया, हमारे पास में ये इक्वेशन आया, हम लिख सकते हैं कितना, बी बराबर में, अब तुम समझो कि ए का वैल्यू जैसा होगा उसके हिसाब से बी का वैल्यू नहीं होगा, जैसे देख लो ए के जगह पर हमने रख दिया 1 तो बी का वैल्यू -, ए के जगह पर √2 रख दिए तो √2 इंटू 2, अब ए का वैल्यू कुछ और रख देंगे, जीरो के अलावा कुछ और, मान के चलिए कि -1 रख दिया जगह प्लस √2, का मतलब क्या चीज, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, का मतलब ये हुआ कि बी डिपेंड्स ऑन, बी डिपेंड्स ऑन ए, बी डिपेंड करता है किस पर, ए पर, ये बोलेंगे भैया लीनियरली डिपेंडेंट, बढ़ी आके डिपेंड कर रहा है इसका मतलब नहीं। हमारे पास ये जो प्यारा सा थ्योरम है इसका मैक्सिमम पार्ट कहता है एवरी ए वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स डुअल स्पेस भी, ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे अपने को में तो वहां पर थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन लिखा हुआ, थोड़ा सा अलग था, ठीक, हम उसी को यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
आप कुछ हिस्सा वहाँ 2018 में जो किए वही सेम टू सेम है, तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए। 2018 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, में में हमें ये प्रूफ करना था, यहाँ तक कि डायमेंशन ऑफ भी स्टार बराबर n। यहाँ तक जो क्वेश्चन था ना अपना, वो तो 2018 का क्वेश्चन नंबर 9 था, समझो बात। अब उसी में 2 लाइन बढ़ा देना है। यहाँ तक आप देख लीजिएगा वहां से पी वाई क्यू, है ना, उम्मीद करता हूँ आप कर लीजिएगा। मतलब यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना वो 2018 से उठाया मैंने, 2018 का नंबर 9 है। यहाँ तक जो है, यहाँ तक इसके आगे बस छोटा सा 2 लाइन जोड़ दीजिएगा काम। 2 लाइन क्या जोड़ना है, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ भी और भी स्टार दोनों सेम होगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया कि डायमेंशन ऑफ, देखो ये जो स्टार्ट हुआ था थ्योरम, इसमें कहाँ से शुरू हुआ था, डायमेंशन ऑफ भी जो है ना बेसिस है, हाँ, डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ भी स्टार इज ऑल्सो एन। मतलब यहाँ जो है ना बी के पास एन एलिमेंट्स, डायमेंशन ऑफ भी जो है एन होगा, तो आपको प्रूफ करना था कि भी स्टार का भी डायमेंशन एन ही होगा। ठीक, तो वो चीज आप यहाँ तक प्रूफ कर चुके, डायमेंशन एन ही हो, यहाँ तक आप प्रूफ कर दिए। ठीक, अब सिंपल सा थ्योरम होता है जो यहाँ प्रूफ नहीं कर, उसका बस वी नो दैट पार्ट बता। ये इसका मतलब आपने प्रूफ किया कि डायमेंशन ऑफ भी और भी स्टार दोनों क्या है, और हम जानते हैं कि डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स स्पेस इज ऑलवेज, वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज सेम, देन दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच। ये थ्योरम भी है, लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरम प्रूफ नहीं करना है। ये थ्योरम होता है कि जिस 2 वेक्टर का डायमेंशन सेम होता है वो वेक्टर क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है। कि आपने यहाँ प्रूफ किया ना कि डायमेंशन और भी स्टार सेम है, का मतलब क्या चीज, का मतलब वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर स्पेस भी जो है, वेक्टर स्पेस भी जो है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू भी स्टार। बस क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है इसलिए आइसोमॉर्फिक बोलो या आइसोमॉर्फिज्म बोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास में कहता है प्रूव दैट जीरो इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज। कहता है जीरो किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है, जिसको आइजन वैल्यू बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट को हम लोग आइजन वैल्यू भी कहते हैं, आइजन वैल्यू कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट का दूसरा नाम होता है आइजन वैल्यू। किसी मैट्रिक्स का अगर आइजन वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर। 2 केस है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना, कैरेक्टरिस्टिक रूट। पहले इफ पार्ट पर चलते हैं। अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक रूट है, 0 कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स का मतलब लेमडा का वैल्यू कितना हुआ, 0। लेमडा से लिख, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन से निकलता है लेमडा का वैल्यू वही कहलाता है आइजन वैल्यू। हमें पास दिया हुआ ये लेमडा बराबर 0, लेमडा के जगह 0 पुट के दिए, पार्ट 0 हो चुका अपना। क्या मतलब ए का डिटर्मिनेंट बराबर कितना, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब ए तो होगा सिंगुलर। डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ये मैट्रिक्स बनता है सिंगुलर। डिटर्मिनेंट नॉट 0 तो नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं, का मतलब ये होता है नॉन सिंगुलर। ये क्या होता है सर, नॉन, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब ओनली इफ पार्ट में चलेंगे कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, का मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तो आपको प्रूफ करना है कि 0 उसका आइजन वैल्यू होगा। तो उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स मान लिया ए 3/3 का मैट्रिक्स मान लिया, और हम यहाँ पर से ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या चीज है, नाम रख लिया एफ लेमडा। यहाँ पर नाम रख दिया कि भैया ए माइनस में लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा
का नाम क्या रख दिया, एफ लेमडा। तो बस इसका मतलब होता है कि डायगोनल में लेमडा माइनस लेमडा घटा दो डायगोनल। यहाँ पर देखो लेमडा आई का मतलब हुआ क्या सर, लेमडा आई का मतलब हो गया 1 के जगह पर लेमडा 0 0। ये डायगोनल जो 1 1 होता है ना आइडेंटिटी, सब लेमडा बन जाएगा। डायगोनल में घटा दोगे 1 1, लेमडा लेमडा घटा दोगे। सही बात है भाई। अब यहाँ से एफ लेमडा जो हमने मान लिया इसको, देखो ए माइनस लेमडा आई का मतलब क्या हुआ, इसमें से डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा माइनस हो जाए बस। हाँ, अब ये देखो ये जो अपने पास में ये क्या है, ये पॉलिनोमियल, इसको तोड़ेंगे ना तो लेमडा के पावर 3 आएगा, तोड़ना नहीं है। जब तोड़ेंगे तो लेमडा का पावर 3 आएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल है कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। ठीक है सर। अब हमने इसमें क्या कर दिया सर, लेमडा के जगह पर 0 पुट कर, लेमडा के जगह पर, लेमडा के जगह पर हमने 0 लगा दिया। ठीक, लेमडा के जगह 0 जैसे ही पुट किया, लेमडा के जगह 0, लेमडा के जगह पर जैसे ही आपने यहाँ 0 पुट किया, ठीक, इसका मतलब ये सब एलिमेंट जो है ये डायगोनल में ये सब हो जाएगा 0, मतलब लेमडा खत्म, बचेगा A11, मतलब पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में, मतलब ये डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हम लोग माने, मतलब लिए हुए थे 0। यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट 0 है क्योंकि सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या चाहिए, यहाँ पर के जगह पर 0 लिख दो। इसका मतलब लेमडा के जगह 0 रख रहे हैं, तो F0 बराबर कितना आ रहा है 0, का मतलब लेमडा का वैल्यू 0 जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अरे F0 बराबर 0 होने का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हम कह देंगे भैया 0 जो है वो करेक्टरिस्टिक। आइए सर, ये क्वेश्चन कई टाइम से रिपीट हुआ है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप कमांड ही कर लीजिएगा, आने की पूरी पूरी चांस। आइजन वैल्यू निकालना और आइजन वेक्टर निकालना, ये क्वेश्चन अपने पास मैट्रिक्स के रूप में है। ठीक है, तो यहां पर से ए मैट्रिक्स अपने पास दिया, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालना है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा 2018 का, नंबर 10 का बी है। सब आसान क्वेश्चन है, सबको जरूर जरूर से बढ़िया से प्रैक्टिस का। आसान क्वेश्चन नहीं चाहिए कभी भी एग्जाम, सारे क्वेश्चन में उलझ जाना और आसान क्वेश्चन भी छोड़ देना। पहले सेलेक्ट करना एग्जामिनेशन में क्या आसान कौन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अपने पास रिपीटेड है, कुछ स्वार्ज इनइक्वालिटी प्रूफ करना हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में। ये क्वेश्चन हमने 2020 का क्वेश्चन करवा दिया है 11 का ये। वहां अगर लिखा होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हिल्बर्ट स्पेस में हो या फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हो, हिल्बर्ट स्पेस में हो या इनर प्रोडक्ट स्पेस में हो, दोनों का कहानी क्या है, कर लीजिएगा इसको। 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कहता है ए और बी जो है अपने पास सब मॉड्यूल्स है किसी मॉड्यूल एम का, एम जो है उसका 2 सब मॉड्यूल है ए और बी है। तो कहता है इंटरसेक्शन जो है और उसका जो एडिशन होगा वो भी सब मॉड्यूल होगा।
सब मॉड्यूल प्रूफ करने के लिए बस इतना प्रूफ करना होता है, ठीक है। देखो हमारे कहा कि x और प्लस y जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, m से, और इसमें हमने कह दिया कि r जो है मान लो कि r का मेंबर था, आर एक्स बिलोंग्स कर गया m से, तो x और y m का मेंबर होता है और r जो होता है वो रिंग r का मेंबर। एक दोनों केस को अगर सेटिस्फाई करता है, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सब मॉड्यूल कहलाता है, मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। यही चीजें आपको प्रूफ करनी है इंटरसेक्शन के लिए, यही एडिशन के लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमारे पास ए और बी जो है वो दिया हुआ है कि सब मॉड्यूल्स हैं आर मॉड्यूल का मतलब ए एंड बी जो होगा एडिटिव सब ग्रुप होगा मॉड्यूल एम के अंदर में, वही चीज तो हुआ, एडिटिव सब ग्रुप हुआ ना ये, हाँ जी। इसका मतलब इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एडिटिव सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप, दो ग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलरेडी एक ग्रुप होता है, ठीक। अब हमने यहाँ कहा कि एक एलिमेंट जो है आर आर से बिलोंग्स करता है और एक एलिमेंट लिए ए जो इंटरसेक्शन से बिलोंग्स करता है, बस हमें ये प्रूफ करना आर इंटू ए इंटरसेक्शन का मेंबर होगा। मतलब ये कंडीशन बातों बातों में ही, सेंटेंस में ही हो गया। अब ये कंडीशन दिखाना दूसरा वाला, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन से बिलोंग्स करता है मतलब वो ए का ही मेंबर होगा और वो बी का ही मेंबर होगा। चूंकि ए और बी सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल का मतलब ही हो गया कि भैया आर से बिलोंग्स करता आर, ए से बिलोंग्स करता है तो आर ए भी ए से बिलोंग्स करे। सिमिलर केस में चलेंगे बी के साथ भी, तो बी के साथ भी वही है। इसका मतलब आर ए में भी है, आर ए बी में भी है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में होगा, ये कॉमन एलिमेंट होगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। इसका मतलब आर ए में भी है, बी में भी है, इंटरसेक्शन में भी है, इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या बन गया, सब मॉड्यूल हो गया। एडिटिव सब ग्रुप था और इसका प्रोडक्ट भी इसमें है, इसका मतलब सब मॉड्यूल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर से सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का कि प्लस जो है वो भी क्या होगा, सब मॉड्यूल, ठीक है। ए और बी हमको दिया हुआ है कि टू सब मॉड्यूल्स हैं आर मॉड्यूल एम का, तो हमें यहाँ पर अच्छा ए प्लस बी हमने लिया, ए प्लस बी कैसा होगा सर, दो एलिमेंट का सम होगा ए और बी का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। इसका मतलब यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो मेंबर होगा हमेशा दो एलिमेंट के प्लस के फॉर्म में लेंगे, दो एलिमेंट के प्लस के फॉर्म में लेंगे। इसके किसके, a1 प्लस b1 और a2 प्लस में b2, ठीक है। दो एलिमेंट लिया हमने इसका। अब हमें बस ये चेक करना है कि दोनों का सम प्लस बी में, दोनों का, दोनों में से किसी एक को ले लोगे, आर से मल्टीप्लाई करके देखोगे मॉड्यूल प्रूफ। यहाँ देखो इसमें से पहला मेंबर जो दोनों का होगा ए का, दूसरा मेंबर जो दोनों का होगा वो बी का। ए क्या है सर, सब मॉड्यूल है एम का, सब मॉड्यूल है, इसका मतलब एडिटिव सब ग्रुप है, तो प्लस और माइनस दोनों का एग्जिस्ट करेगा। ए माइनस बी बिलोंग्स करेगा किससे, ए माइनस बी, और आर ए जो है दोनों बिलोंग्स करेगा ए से, आर आर का मेंबर है। सिमिलरली बी वन माइनस बी टू बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। यहाँ पर से कह सकते हो आर जो है वो बी का, आर जो है वो आर का मेंबर है। तो तुम माइनस केस भी बोल सकते हो, प्लस रहे माइनस रहे तब भी चलता है, दोनों ही केस में, क्या बंधु। तो अब देखो यहाँ पर से कि भैया ये जो अपने पास में है ये ए का मेंबर है, ये किसका मेंबर है, बी का मेंबर है। तो दोनों का एडिशन जो होगा वो ए प्लस बी का मेंबर होगा, दोनों का एडिशन। एडिशन कैसे कर दिए सर, देखो दोनों प्लस वाला को a1 b1 को एक साथ है, a2 b2 को एक साथ कर दिया हमने यहाँ पर। तो आप यहाँ से कह सकते हो भैया a1 माइनस a2 एक साथ, b1 माइनस b2 एक साथ, दोनों मेंबर किसका है, a प्लस बी का है, का मतलब एडिशन a प्लस बी में कर रहा है। और आर से मल्टीप्लाई किया तो आर ए आर बी, ये तो ए का मेंबर था, ये किसका मेंबर था, बी का, प्लस बी का मेंबर हो गया, का मतलब ए प्लस बी भी सब मॉड्यूल बन चुका है। और इसी के साथ आपका 2022 का PYQ कंप्लीट होता है भाई, PYQ 2022 का कंप्लीट हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं आपको तो ऐसा कह सकता हूं कि मॉडर्न अलजेब्रा जो है, मॉडर्न अलजेब्रा आपका कंप्लीट। आपको पूरा पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप स्मूथली प्रिपरेशन,
कि जिस क्वेश्चन पर अच्छा पकड़ बनता है उस पर खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए। जिस पे अच्छा पकड़ नहीं बन पा रहा है तो भी आप उस पर थोड़ा बहुत पकड़ लेके चलिए। अच्छा पकड़ का मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम से रिपीट है उस क्वेश्चन को तो अच्छे से कमांड कर ही लो। जो क्वेश्चन कम टाइम से रिपीट है उस पर थोड़ा कम ध्यान भी दोगे तो चलेगा। इस टेंशन नहीं लेना है। जो पेपर आपको टफ लगता है उसका एग्जामिनेशन अच्छा होता है, पूरी गारंटी। आप लोग चिंता ना करें, मुलाकात हमारी आपकी होती रहेगी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और बीएससी थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और आप सभी अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। एग्जामिनेशन कैसा जाए जरूर यूट्यूब पे वीडियोज पे आके कमेंट करिएगा। जो हमने किया आपके लिए और आप जो हमारे साथ मिल रंग लाया खिलाया। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मित्रों के बीच में और भी कर लीजिएगा। छोटे भाई बंधु जो मैथ ऑनर्स वाले होंगे तो भी आप तक के लिए बाय बाय।